लोग पढ़ चुके थे टेस्टिस के स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर का। आज हम उसका फिफ्थ देख रहे हैं इसमें फिर से। अगर हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कवर्ड होता है, इससे 3 कोट से कवर्ड होता है। ये कल की ब्रीफिंग है, मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। ये 3 कोट से कवर्ड होता है। सबसे आउटर मोस्ट कवर्ड जो होता है वो होता है ट्यूनिका वैजिनलिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पोर्शन से कवर करता है, बैक पोर्शन से कवर नहीं करता है। उसके अंदर से होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि इसका मिडल पोर्शन है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया पहला है, ट्यूनिका वैजिनलिस दूसरा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड और इनर मोस्ट है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा। नेक्स्ट देखते हैं हम हर टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर हम बात करेंगे तो इसके पास लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने टेस्टिस कल ड्रॉ किया था, अगर ये टेस्टिस है तो उसके अंदर मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर एक लोब मैंने इसे बनाया। ये जो एक लोब मैंने बनाया, इस लोब के अंदर या तो एक ट्यूब्यूल हो सकता है या फिर 3 ट्यूब्यूल तक हो सकते हैं। और ये फर्दर आगे जाकर के एक ट्यूब्यूल के फॉर्मेट को बोलते हैं, जिसे कि आप ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के मर्ज कर जाते हैं और एक कॉमन ट्यूब बनाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। और हम बात करते हैं ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होता है ये एंटर करता है जिसमें मीडिया स्टीलम में। अगर ये टेस्टिस है, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। अगर ये मैंने एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर जो मैंने एक गैप रखा हुआ आपने देखा है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, इस गैप को हम लोग क्या रहेगा मीडिया स्टीलम। और यहाँ पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और इसमें ये लोब्यूल्स के अंदर ये हमने बनाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और फर्दर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकलता है इसे क्या कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई एक जगह पर आकर के मर्ज होते हैं एक दूसरे से, और जिस जगह पर आकर के एक दूसरे से मर्ज होते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मीडिया स्टीलम। और ये यहाँ पर आकर के एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मर्ज फ्यूज होकर के एक दूसरे से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को ये हम लोग कहते हैं रेटेड टेस्टिस। उसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं रेटेड टेस्टिस कहते हैं। ये रेटेड टेस्टिस भी फर्दर क्या करता है फ्यूज होकर के आगे, जिस तरह से यहाँ पर हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई निकला, उसने फर्दर फ्यूज होकर के रेटेड टेस्टिस बनाया। इस रेटेड टेस्टिस से भी हम देखते हैं कि कुछ डक्ट्स अराइज होते हैं जो कि फर्दर एपिडिडाइमिस में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। और ये जो डक्ट्स होते हैं, इन डक्ट्स को हम कहते हैं वासा इफरेंसिया। हर एक टेस्टिस में अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 10 से 20 की संख्या में होते हैं। 10 से 20 वासा इफरेंसिया होते हैं। डिफरेंट डक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं वासा इफरेंसिया कहते हैं, या फिर इसी को ही हम डक्टुलाई इफरेंटिस कहते हैं। डक्टुलाई DUCTULI। मुझे लग रहा है यहाँ पर सारे स्पेलिंग छोटा हो गया है, वर्डिंग छोटी हो गई, तो मैं इसको क्या कह देता हूँ डक्टुलाई DUCTULI, डक्टुलाई इफरेंटिस, EFFERENTES, डक्टुलाई इफरेंटिस। और ये डक्टुलाई इफरेंटिस किससे जाकर के मर्ज हो जाते हैं, ये जाकर के मर्ज हो जाते हैं एपिडिडाइमिस से। कल आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था, ये एपिडिडाइमिस से जाकर के मर्ज हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे एपिडिडाइमिस जो होता है ये भी एक तरह का डक्ट ही है और ये हाईली कॉइल्ड डक्ट है। ये डक्ट क्या है, ये हाईली कॉइल्ड डक्ट है into common tubule or which gets highly coiled, और इस highly coiled duct को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। और या फिर इसको क्या कहते हैं डक्टस एपिडिडाइमिस। ध्यान रखेंगे कि ये एपिडिडाइमिस जो होता है ये फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पांसिबल होता है। फंक्शनल मैच्योरिटी का मतलब कि यहाँ पर आकर के स्पर्म जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं।
हम टोटल नंबर बात करेंगे अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ये अगर एक लोब के अंदर कितने हैं, एक से लेकर के 3 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो हर टेस्टिस में लगभग 750 से लेकर के 1000 तक होते हैं। ये नोट करने वाला पॉइंट है और ये आप इन दोनों को फोकस करेंगे, इन दोनों जगह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एपिडिडाइमिस हैज 3 पार्ट्स। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर जो होता है वो होता है कैपुट एपिडिडाइमिस और ग्लोबस मेजर। कैपुट एपिडिडाइमिस और ग्लोबस मेजर। मैं एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये मैंने पूरा एपिडिडाइमिस का पार्ट बनाया है तो इसमें सबसे जो टॉप पोर्शन का होता है ये हाईली कॉइल्ड होता है। ये हाईली कॉइल्ड अपर पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस और ग्लोबस मेजर। इसके बारे में मैंने क्या कहा, ये हाईली कॉइल्ड होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है। और जो मिडल पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और सबसे बेसल पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है सबसे बेसल पोर्शन, इसे कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस और या फिर ग्लोबस माइनर। इसको कहते हैं ग्लोबस मेजर, इसे कहते हैं ग्लोबस माइनर। और याद रखिए जिस तरह से ये हाईली कॉइल्ड है उस तरह से ये जो होगा ये लीस्ट कॉइल्ड होगा, ये लीस्ट कॉइल्ड फॉर्म ऑफ एपिडिडाइमिस होगा। कॉर्डा बात करेंगे, ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस जो यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ से ये जो डक्ट्यूल था ये निकल करके और ये टुवर्ड्स यूरेथ्रा करके स्ट्रक्चर से आप इसको रिलेट करेंगे। ये मैंने लिखा था, ये टुवर्ड्स यूरेथ्रा जो जाता है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस कहते हैं। या फिर जिस तरह से हमने वहां पर वैस डिफरेंशिया को वैस डिफरेंस डक्टस डिफरेंस भी कहा था, उसी तरह से हम यहाँ पर इसको वैस डिफरेंस को डक्टस डिफरेंस भी कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जो टर्मिनल डायलेटेड पार्ट होता है वैस डिफरेंस में, ये सबसे लास्ट में जहाँ पर जाकर के ये सबसे लास्ट में जहाँ पर जाकर के यूरेथ्रा से जाकर के ओपन होगा उस जगह से पहले वो एक डायलेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। वहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। मैं यहाँ पर साइड में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करते हैं कि ये आ रहा है वैस डिफरेंस, ये इस तरफ से मूव करके आ रहा है। ये इस तरीके से यहाँ से इसमें से एपिडिडाइमिस में से ये अभी निकल करके बाहर आया है। ये वैस डिफरेंस है, ये वैस डिफरेंस इस तरह से एक बल्ज स्ट्रक्चर में खुलता है, एक बल्ज स्ट्रक्चर में खुलता है। यहाँ पर इसमें एक सेमिनल वेसिकल में बना हुआ, ये है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। और यहाँ पर एक बल्ज स्ट्रक्चर में जो ये फॉर्म होता है इसे हम लोग कहते हैं एम्पुला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और ये फर्दर ये यहाँ पर जब आगे बढ़ेगा ये आगे जाकर इसमें ये है हमारा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा में जाकर के ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये टेस्टिस, टेस्टिस से ये रेटेड टेस्टिस से ये वैस डिफरेंस से ये एपिडिडाइमिस से ये वैसा डिफरेंस यहाँ पर एम्पुला और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, इस दोनों का कॉम्पोजिशन मिल करके यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर ये यूरेथ्रा के अंदर ये फिर पीनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो टर्मिनल डायलेटेड पार्ट ऑफ वैस डिफरेंस हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। ध्यान रखिए कि हमने दो की बात करी, एपिडिडाइमिस और अभी बात करेंगे वैस डिफरेंस की। दोनों ही किसके डेवलपमेंटल फॉर्म है, दोनों ही वुल्फियन डक्ट के डेवलपमेंटल फॉर्म है। इसके बारे में आप एम्ब्रियोलॉजी में और बेहतर पढ़ोगे कि कौन किस चीज़ से अराइज होता है। ये वुल्फियन डक्ट के ये आपके नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस दोनों का डेवलपमेंट किससे होता है, तो वुल्फियन डक्ट से होता है, या फिर उसी को हम लोग मीजोनेफ्रोस कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोनेफ्रोस कहते हैं। ध्यान रखिए कि एपिडिडाइमिस जो है वो टेम्परेरी स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, स्पर्म को स्टोर करता है। और कब तक स्टोर करता है, लगभग 1 मंथ के लिए स्टोर करता है। और इस 1 मंथ में से लगभग 18 से 24 घंटे तक इसका क्या होता है, इसका फंक्शनल मैच्योरेशन होता है।
ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये भी नीट के बेसिस से इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी इसका मार्क किया था। याद रखेंगे स्पर्म जो है इसके बाद स्पर्म जो है क्या आता है कि स्क्रोटल सैक से निकल करके कहाँ पर जा रहा है, गैस डिफरेंस के थ्रू कहाँ पर जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में। ये जब पार्ट यहाँ पर एंटर कर रहा है, ये सारा पार्ट जो हम बना रहे हैं, ये सारा पार्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का पार्ट है। यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये स्क्रोटल सैक है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये स्क्रोटल सैक है और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर जो है ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट है। तो इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हम देखेंगे, इस एब्डोमिनल कैविटी में इस वैस डिफरेंस के थ्रू ये गया है और ये वैस डिफरेंस के थ्रू यहाँ से कैसे गया है, ये पल्सेशन के थ्रू जाता है। पल्सेशन एक कॉन्ट्रैक्चुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक पल्सेशन के थ्रू ये धीरे 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 करके इसे बढ़ता है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में किससे फॉर्म होता है, पल्सेशन ऑफ वैस डिफरेंस। आइए अब तक हमने बात करी थी टेस्टिस की, अब हम बात करेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। ऐसे ग्लैंड्स जो कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को हेल्प करते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन को या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हेल्प करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल इट इज फॉर्म फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। याद रखेंगे ये मुलेरियन डक्ट से फॉर्म होता है, वही मुलेरियन डक्ट जो कि फीमेल्स के अंदर ओविडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओविडक्ट बोले तो आप इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो मुलेरियन डक्ट होता है, उस मुलेरियन डक्ट से मेल के अंदर सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मुलेरियन डक्ट के थ्रू ओविडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये कब होता है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट देखेंगे सेमिनल वेसिकल, इसके अंदर बात करेंगे इंटरनली। ये जो सेमिनल वेसिकल होता है, अगर हम बात करते हैं ये सेमिनल वेसिकल का हमने स्ट्रक्चर बनाया, एक वेसिकल का मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इंटरनली जिस सेल से लाइन होता है, जिस एपिथेलियम से लाइन होता है, वो होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आप लोगों ने 11th में इसके बारे में ग्लैंडुलर एनिमल टिश्यू के अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मोस्टली क्यूबॉइडल सेल्स और कॉल्यूमिनर सेल्स से बने हुए होते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स और कॉल्यूमिनर सेल्स से बने होते हैं। ग्लैंडुलर सिक्रीशन में ये दोनों सेल्स में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम से इंटरनली लाइन होता है और ये सिक्रीट करता है क्या, जैसे कि सेमिनल वेसिकल है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका जो सिक्रीशन होगा उसे हम कहेंगे सेमिनल फ्लूइड। फर्दर हम आगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ रहे होंगे तो इसका जो सिक्रीशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोस्टैटिक फ्लूइड कहेंगे। उसी तरह से ये सेमिनल वेसिकल, तो इसका जो सिक्रीशन होगा उसे हम लोग सेमिनल फ्लूइड कहेंगे। और ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फ्रिक्शनलेस बनाना, ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सीमेन का लगभग 60 से 70% पार्ट फॉर्म करता है। सीमेन का 60 से 70% पार्ट फॉर्म करता है। आप ध्यान रखेंगे सीमेन की जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्पर्म होता है प्लस सेमिनल फ्लूइड होता है, प्लस बात करूँ इसमें प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है और कुछ मात्रा में इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं। बोले तो क्या प्लस मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर वो सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस सीमेन के अंदर जो एक वर्ड है सीमेन, इसके अंदर 60 से 70% पार्ट फॉर्म करता है, सेमिनल फ्लूइड पार्ट फॉर्म करता है और इसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 30% पार्ट फॉर्म करता है सीमेन का प्रोस्टैटिक फ्लूइड। बाद बाकी इसमें क्या होते हैं, कुछ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पार्ट्स होते हैं और बाकी स्पर्म होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसका पीएच लगभग 7.3 होता है। इसका पीएच कितना होगा, लगभग 7.3। तो हम जानते हैं कि 7 पर जो पीएच होता है वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होता है। तो 7 से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वो स्लाइटली अल्कलाइन होगा। क्लियर है। सेमिनल फ्लूइड इसमें अगर बात करें तो मेनली क्या होता है, मेनली इसमें बात करते हैं, इसमें मेनली फ्रक्टोज होता है और ये फ्रक्टोज ही है
जो कि स्पर्म के फ्यूल की तरह काम करता है। क्या करता है? स्पर्म के फ्यूल की तरह काम करता है, स्पर्म को अलाइव रखने का काम करता है, इसीलिए हम फ्यूल ऑफ स्पर्म कहते हैं। और इसमें इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें फाइब्रिनोजेंस होते हैं जो कि इसकी क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। और ध्यान रखेंगे ये सेमिनल फ्लूइड के फाइब्रिनोजन के कारण क्लॉट नहीं करेगा, ये इसकी हेल्प जरूर करेगा। ये फाइब्रिनोजन तब जाकर के एक्टिव होगा जब इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोफाइब्रिनोलाइसिन के साथ ये मिक्स होगा, तब जाकर के ये क्लॉटिंग का काम करेगा। इसमें फाइब्रिनोजेंस होगा, इसके साथ साथ इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उसके अलावा साइट्रेट्स होते हैं, इसमें आइलोस्टोल होता है और कुछ अदर एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम लोग देखेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो होता है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट नीचे। यूरिनरी ब्लैडर जैसे कि मैं बनाता हूँ, ये अगर एक पाइलिफॉर्म सेप्ट, पाइलिफॉर्म सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। पाइलिफॉर्म मतलब क्या? उल्टा ईयर शेप, नाशपाती के शेप के जैसा एक ऑर्गन होता है इन्वर्टेड पाइलिफॉर्म सेप्ट। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक 5 लोब स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? एक 5 लोब स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के मिडल से यूरेथ्रा पास करता है, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के मिडल से यूरेथ्रा पास करता है। क्लियर है? और यहाँ पर इसी के बाद यहाँ पर इस जगह पर हम अगर देखेंगे यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसे कि हम लोग आगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में और बेहतर तरीके से देखेंगे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है कि इस यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यहाँ से ऐड, और ये भी इसमें कंट्रीब्यूशन देता है। इस यूरेथ्रल सिक्रीशन में जब सीमेन सिक्रीट होता है तो इसमें ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कितना? लगभग 30% उसमें कंट्रीब्यूशन इसका होता है। इसका भी जैसे कि इसमें हमने देखा कि सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन जो है ये भी स्लाइटली अल्कलाइन था, जस्ट लाइक दैट प्रोस्टेट ग्लैंड का भी जो सिक्रीशन होगा वो भी क्या होगा? वो भी स्लाइटली अल्कलाइन होगा। ध्यान रखिए ये जरा सा मिल्की होता है। इसमें हमने क्या देखा था? ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें जरा सा थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जरा सा थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये कैसा है? ये स्लाइटली अल्कलाइन है और मिल्की है, ठीक है। स्लरी होता है, स्लरी समझते हैं आप लोग? स्लरी होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं स्लरी। ये थोड़ा थिक होगा, स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। इसमें इसके अलावा जिस तरह से इसमें भी हमने बात करा था, इसमें साइट्रेट्स होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी, और कैल्शियम फॉस्फेट और क्लॉटिंग एंजाइम्स और फाइब्रिनोजेंस। आप लोग मार्क करेंगे कैल्शियम को। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए, स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए हेल्प करता है। यानी कि हम लोग इसमें कह सकते हैं कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है ये हेल्प करता है इस पे स्पर्म के एक्टिवेशन। थर्ड जो हमारा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है कॉपर्स ग्लैंड, और इसको हम लोग ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये एक पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो होता है ये भी एक ट्रांसपेरेंट स्लाइमी और जेली फ्लूइड सिक्रीट करता है। इसका फ्लूइड भी क्या होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है, और ये यूरेथ्रा के एसिडिक मीडियम को डिस्ट्रॉय करता है, यूरेथ्रा के एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करता है और उसको नॉर्मलाइज करता है, जिसके कारण से ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए ईजी हो जाए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में ये हेल्प करता है ड्यूरिंग कोइटस। नेक्स्ट है सीमेन। सीमेन में क्या होता है? स्पर्म होता है और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का फ्लूइड होता है। हम लोग इसमें बात कर चुके हैं कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। अभी हमने देखा भी 3 ग्लैंड्स थे, और सीमेन का वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है? 3 से 4 ml होता है। अगर हम नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करेंगे तो उसमें लगभग 20 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं पर ml, 20 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं पर ml। अगर वो 20 मिलियन स्पर्म से कम है, अगर वो 20 मिलियन स्पर्म से भी पर ml में कम जा रहा है तो उस तरह के कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर
अगर वो या तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हो या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया कहते हैं, एजोस्पर्मिया। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो ह्यूमन मेल जो है लगभग 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस के दौरान इजेक्ट करता है, ठीक है, जिसमें से कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए लगभग 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। 60% उसमें से अगर हम बात करते हैं कि 200 मिलियन स्पर्म गए हैं तो उसमें से लगभग 60% जो है, लगभग 60% जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। और इसमें से इन 60% में से 40% जो है वो शो करने चाहिए क्या, विगोरस मोटिलिटी, बहुत ही ज़्यादा हाई मोटिलिटी। ध्यान रखेंगे जब तक वो सेमिनल फ्लूइड में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में होता है, बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है, जिसके कारण से उसकी मोटिलिटी सप्रेस रहती है और उसके कारण से अगर हम कह सकते हैं कि उसकी मोटिलिटी कंजर्व्ड रहती है। और जैसे ही वो फीमेल के यूरेथ्रा में पास होता है तो वहाँ पर जाकर के वो डायलेट होता है और वहाँ पर उसकी मोटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, विगोरस मोटिलिटी होती है। तो जो 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं उसमें से लगभग 60% जो होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। शेप एंड साइज कहने का मतलब होता है जो एक स्पर्म का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वैसा होना चाहिए। और उसमें से उन 60% में से लगभग 40% का जो है वो विगोरस मोटिलिटी होना चाहिए, यानी कि उसकी पेनेट्रेशन पावर, ये मोटिलिटी का मतलब हो गया उसका पेनेट्रेशन पावर, वो बहुत अच्छा होना चाहिए।